मुझे लगा हो गया है। ओके, लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ है फिर बताओ जरा, लास्ट टाइम के नोट्स। अच्छा वो फॉर्मूला हो गया है। ओके, तो लिखो मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ध्यान देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, ही सीधा बैठो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, हाँ पता है, तो रिवीजन थोड़ा सा और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी रहता है। तो सॉल्युबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, ये मैक्सिमम रहता है, बराबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स जितने डिसॉल्व हो सकते हैं वो रहता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? मोल पर लीटर, एंड कई बार ये ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर लीटर में पूछा रहता है। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर में अगर मोल्स को कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करने का? अरे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो कितने मोलार मास से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो इनटू मोलार मास, एंड तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर बाद में हम लोगों ने निकाला था केएसपी। देखो केएसपी क्या रहता है, AgCl, पानी में डिसॉल्व कर दिया तो इट फॉर्म्स व्हाट, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। इनिशियली इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन था C, ये दोनों क्या थे, 0 0। फिर C में से कितना जाएगा, डिसॉल्व कितना होगा, S डिसॉल्व होगा। समझ में आ रहा है, सॉल्युबिलिटी जितनी है उतना डिसॉल्व होगा, एंड ये दोनों कितने बनेंगे, SS। ठीक है, एंड देन देयर इज वन अजम्पशन दैट C माइनस S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C। समझ में आ रहा है, तो इधर के इक्विलिब्रियम बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वी कैन टेक इट एज K। तो K इक्विलिब्रियम इनटू K एक नया कांस्टेंट देगा जिसे हम लोग बोलते हैं KSP। ठीक है, तो KSP बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस क्या बन गया, S इंटू S, तो KSP बन जाता है S का स्क्वायर, एंड सॉल्युबिलिटी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ KSP। समझ में आ रहा है? ओके, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ KSP फॉर फॉलोइंग सॉल्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन, राइट डाउन, राइट एक्सप्रेशन ऑफ KSP। ठीक है, फॉर फर्स्ट Bi2S3, सेकेंड CaF2, थर्ड CaF2, थर्ड BaSO4। ठीक है, फोर्थ 2:1 हो गया, 1:3 वाला कोई एग्जाम्पल है क्या? ZrCl नहीं, ZrCl2 तो डिजॉल्व होगा। चलो ठीक है, AB4, इसका एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा है, तो AB4। ठीक है, ओके। तो इनमें एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब अभी कैसे लिखा है ये, Ag प्लस इंटू Cl माइनस KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, वैसे करते जाना है। ठीक है, तो पहले मैं चाहिए तो CaF2 का बता देता हूँ। ठीक है, CaF2 के केस में KSP इज इक्वल टू, अब देखो भाई, कैल्शियम इंटू फ्लोरीन। समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca का चार्ज कितना होगा, 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस रेस टू 2। क्यों, बिकॉज ये एक टाइम 2F देगा। ये समझ में आ रही है? ओके, ये और अच्छे से अगर समझना होगा देख लो। अब CaF2, इसका डिसोसिएशन करना, व्हेन इट अंडरगोस डिसोसिएशन, यहाँ पे एरो गलत बना दिया था भाई, ये रिवर्सिबल एरो है। व्हेन इट अंडरगोस डिसोसिएशन इट फॉर्म्स Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस, ऐसे करके फिर बाद में लिख सकते हो, तो Ca2 प्लस इंटू F का स्क्वायर, F माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकियों के लिए लिख दोगे, सिंपल है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए वो x वो अप्लाई नहीं करना है, एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन बोला है ना, फॉर्मूला नहीं पूछा है। समझ में आ रहा है? बोलो ना, बोलो बोलो, बताओ क्या है वो करेंगे ना रिवीजन, वो भी दूंगा ना, रुको तो पहले ये तो लिख दो। हाँ
हाँ वो भी करेंगे भाई, उसको भी वही बोला। हाँ पहले ये तो कर लो। चलो हो गया। ओके अब पहले वाले में बी आई थ्री प्लस रेस टू टू एस टू माइनस रेस टू थ्री, इसमें बी ए टू प्लस इंटू एस फोर टू माइनस, एंड लास्ट वाले में ए फोर माइनस इंटू बी माइनस रेस टू फोर। ठीक है, तो ए फोर माइनस, हाँ फोर प्लस, यस हाँ, ए फोर प्लस इंटू बी माइनस रेस टू फोर। ठीक है, आ गया ये इतना के एस पी के एक्सप्रेशन। ओके, अब उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन के एस पी एंड क्या बोलते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी, ये निकाला था। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने कोई रैंडम सॉल्ट ले लिया था, ए एक्स बी वाई। अब इसका डिसोसिएशन कैसे होगा बे, तो एक्स ए प्लस वाई बी, इन दोनों का चार्ज क्या आएगा, ए का चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो वाई प्लस, एंड बी का चार्ज क्या होना चाहिए, एक्स माइनस, बराबर। ओके, अब यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज सी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, देन सी माइनस एस, ये कितना बनेगा, एक्स एस, एंड दिस वन विल फॉर्म वाई एस। समझ में आ रहा है? ओके, एंड फिर बाद में हम लोग अगर के एस पी की एक्सप्रेशन लिखने जाए तो के एस पी इज इक्वल टू, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगी, के एस पी इज इक्वल टू ए वाई प्लस रेस टू एक्स इंटू बी एक्स माइनस रेस टू वाई। ये समझ पा रहे हो? ओके, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस एक्स एस रेस टू एक्स, बराबर। ओके, एंड दूसरे वाले का वाई एस रेस टू वाई, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई। ये याद है, बराबर ना? ओके, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, तो अब तो यहाँ पे ये तुम लोग किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर बी आई टू एस थ्री, इसके लिए सिंपल क्वेश्चन दे दिया है कोई तो तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आंसर निकालना है, तो फॉर्मूला इजीली आ जाएगा। अगर क्वेश्चन सिंपल है और सिर्फ फॉर्मूला से आंसर आ रहा है तो कॉमन एन रहेगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा के एस पी का एक्सप्रेशन, के एस पी इज इक्वल टू, पहले तो एक्स एंड वाई क्या है वो डिटरमाइन कर लो। एक्स क्या है बी का 2, एंड y क्या है इसके लिए 3। समझ में आ रहा है? तो 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 3, s रेस टू 2 प्लस 3, इसमें कोई दिक्कत? तो 4 इंटू 27 इंटू एस रेस टू 5। ठीक है, 108 इंटू एस रेस टू 5। ये हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल किए थे लास्ट लेक्चर में, और लेने की जरूरत नहीं है ना भाई। फिर बाद में वो x रेस टू x, y रेस टू y, z रेस टू z, सॉल्युबिलिटी रेस टू x प्लस y प्लस z, वो भी कर लिया था। ठीक है, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? ओके, इसके क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ओके, एक क्वेश्चन लो, फाइंड solubility of AgBr if its solubility product is 2.5 into 10 raised to minus 13 in gram per liter, given that Ag is 108, Br is 80। ठीक है, मतलब AgBr का मोलार मास हो गया 188। ठीक है, इन ग्राम्स पर लीटर, 10 raised to माइनस, गलत। ये समझे? अब फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। एग्जाम में नंबर्स इजी आएंगे। अभी के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉमन एन इफेक्ट का, तो वो एक बार कर लेंगे। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करेंगे, बाद में वो एग्जाम में फिर नंबर इजी रहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, अभी पता नहीं है।
सर जो ऊपर आपने AB4 लिया था उसमें A4 प्लस कैसे आता है? सॉरी, ऊपर हाँ ऊपर आपने AB4 लिया था, हाँ अच्छा ओके, वो एग्जाम्पल, हाँ हाँ उसमें उसमें 4 प्लस क्यों आया? बिकॉज एक बी का चार्ज माइनस, मतलब या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो ए को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड बी को 1 से, एंड पहला वाला हमेशा कटायन रहता है तो इट विल कैरी प्लस चार्ज, दूसरा वाला नेगेटिव। मतलब देखो ये बचपन में तुम लोगों ने ऐसे सीखा है, हाँ Al3 प्लस O2 माइनस, तो इन दोनों का कंपाउंड कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2O3। तो अभी हम लोग उल्टा जा रहे हैं, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला कटायन दूसरा वाला अनायन, दैट्स इट। नहीं हर एक में वैसे ही हो रहा है। BaSO4 में तो वो पहले से पता है ना हम लोगों को, Ba का 2 प्लस चार्ज है, SO4 का 2 माइनस है, अब वहाँ पे वो दोनों कट हो जाते हैं ना, मतलब Ba2SO4 2 ऐसा लिखते नहीं है, वो 2 कैंसल आउट करके BaSO4 लिखते हैं वो। ओके ये इसका आंसर आ गया, सबको आ गया। ओके तो देखो पहली बात तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम लोग KSP का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। Ag का 1 है, Br का 1 है, तो 1:1 x:x y:y इंटू s:x तो KSP का फॉर्मूला बन जाएगा s का स्क्वायर, एंड फिर बाद में सॉलिबिलिटी बनेगी अंडर रूट ऑफ KSP, एंड विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 10⁻⁻14 चलेगा, मैंने वो पॉइंट डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया, 25 का रूट 5 एंड इंटू 10⁻7। ये जो आंसर आता है वो किस में आता है, नहीं ये मोल पर लीटर में आता है, ये किया था कि कन्वर्जन बाद में किसी ने। ओके तो मोल्स को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करने तो क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, मोलार मास कितना है इसका, ओके 188 बराबर, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मतलब वो कर कितना, सॉरी 9.4 इंटू 10⁻⁻, ओके ठीक है, हाँ ये समझे, इसमें कोई दिक्कत। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट हाँ बाद में सी ये जो भी आंसर आएगा कितना बोले 9.4 इंटू 10⁻⁻5 ओके ग्राम पर लीटर, फिर बाद में इसको ग्राम पर ml या फिर मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर ml वो सब कर लोगे ना कन्वर्जन, वो सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, पक्का। ओके अब एक मेंस के बाहर का क्वेश्चन, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे साइमल्टेनियस सेलिबिलिटी, साइमल्टेनियस सेलिबिलिटी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने के बदले क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द solubility of AgCl and AgBr, mixture of AgCl and AgBr, given that KSP of AgCl is 1 into 10⁻⁻10 and KSP of AgBr is 25 into 10⁻⁻14 या फिर 2.5 into 10⁻⁻13, समझे। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लिया था AgCl का 10⁻⁻10 वाला, आज 25 into 10⁻⁻14 वाला लिया, अब दोनों को मिक्स कर दिया है, समझ में आ रहा है। ओके क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाँ कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ओके नाउ बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट सेलिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, इतना भी ये समझ में आता है, सबको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कॉमन आयन आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, सेलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब दोनों को साइमल्टेनियसली लिखो, AgCl गिविंग अस Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, एंड AgBr गिविंग अस Ag प्लस Br माइनस, ठीक है। ओके अब अगेन इसका आंसर सॉल्व होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, मतलब ठीक है, हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी मतलब क्या ही फर्क पड़ता है। मेथड समझ लो, मतलब नंबर्स से आंसर आने से बदले मेथड, एग्जाम में नंबर्स इजी रहेंगे, वैसे तो ट्राई किए कि नंबर इजी रहे, तो देखते हैं। अब देखो भाई, तो वी कैन टेक दैट solubility ऑफ Ag प्लस इज S1 एंड Cl माइनस इज S1, इसमें कोई दिक्कत, मतलब AgCl की solubility क्या पकड़ ली S1, ठीक है, एंड AgBr की S2, ये दोनों solubility ओरिजिनल solubility से ज़्यादा है कि कम है, कम है, ये समझ में आ रहा है। ओके रुको हाँ पापा,
हां बोला ना. हां हां चालेल, तुम्ही मला पाठ सांगून टाका. हो ओके येस. किती वाजेपर्यंत? हां हां चालेल, करा कॉल करा. ओके बाय. हाँ तो अब यहाँ पे बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? टोटल. टोटल एजी प्लस कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2. एंड यहाँ पे भी समझे. फिर बाद में इनकी एक्सप्रेशन लिख देने की. हमेशा एक्सप्रेशन लिखनी ही पड़ती है और ऐसे क्वेश्चन में तो तुम लोग को खुद से लिखना ही पड़ेगा. ठीक है ओके. तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या आएगी? फॉर्मूला नहीं है, एक्सप्रेशन. हाँ नहीं रे बाबा. अच्छा हाँ बराबर बोल रहा है. Ag प्लस इंटू CL माइनस. यहाँ पे क्या आएगा? KSP इज इक्वल टू KSP2 लिख देते हैं. ओके. Ag प्लस इंटू BR माइनस. चलो वैल्यूज पुट करो. S1 प्लस S2 इंटू S1 एंड यहाँ पे S1 प्लस S2 इज इक्वल इंटू S2 बराबर है. विच इज इक्वल टू KSP1 कितना है? KSP2 कितना है? हाँ अब तुम्हारे पास दो मेथड्स हैं. आइदर तुम लोग दोनों को ऐड -14 है नहीं है. आइदर तुम लोग दोनों को ऐड कर सकते हो एंड फिर बाद में वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट ले लो ना. मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो S1 स्क्वायर प्लस S1 S2 एंड यहाँ पे भी S1 S2 प्लस S2 स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देंगे तो S1 प्लस S2 द होल स्क्वायर बनेगा. अंडर रूट लेना है एंड दोनों का एडिशन. समझ में आ रहा है? ओके. अब नहीं वैसा नहीं. एक और एक छोटी सी दिक्कत है. वो नंबर बहुत छोटा है. इट कैन बी इग्नोर्ड एंड आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. तो वो जो पढ़ाना है वो पढ़ाया नहीं जाएगा. डिवाइड करके फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, वो भी एक दूसरी मेथड है भाई. एक मेथड एडिशन की है, दूसरी मेथड डिवीजन की है. हाँ तो डिवाइड कर देंगे तो S1 बाय S2 का रेशियो आएगा, फिर S1 S2 के टर्म्स में आएगा एंड फिर बाद में S1 को हम लोग S2 के फॉर्म में पुट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? ओके. ट्राई करते हैं. नंबर्स अगर मतलब अच्छे से मज़ेदार नहीं मिले तो थोड़ा सा नंबर चेंज कर देंगे. क्या बोल रहा है समझ मतलब क्यों? हाँ क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज ये बहुत छोटा हो गया ना भाई. ऐड करेंगे तो ही समझ में आ रहा है. ये बहुत छोटा हो गया 10⁻⁴, 10⁻⁻10. तो ये इग्नोर कर सकते हैं. जो हम लोग इस चैप्टर में बहुत बार करते हैं, आंसर ही फटाक से आ जाता है, वो उस मेथड से जा रहा है. इजी हो रहा है क्वेश्चन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ हाँ वही तो सोच रहा हूँ मैं. बट अभी एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं. तो चलो डिवाइड करते हैं इसको. डिवाइडिंग इक्वेशन क्या बोलते हैं उसको? 1 बाई इक्वेशन 2 चलेगा. तो 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻14. ये मीन्स लेवल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी. S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन S1 प्लस S2 अपॉन S2. ये कट क्या कर रहा हूँ? ये कट. ठीक है एंड ये ऊपर चला जाएगा. अब यहाँ पे ये इसका आंसर क्या बनेगा? 0.4. ओके 0.04 या 0.04 0.04 ना. ओके इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू S1 प्लस S1 बाय S2. ठीक है तो S1 इज इक्वल टू 400 S2. ये समझे बराबर ना. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो S1 की. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ S1 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में अगर S1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 400 S2 प्लस S2 इंटू 400 S1. समझ में S2. ठीक है तो ये हो गया 401 इंटू 400. ठीक है वो 401 को इग्नोर कर सकते हैं. वही होगा बस सेम टू सेम आंसर आने वाला है. मज़ा नहीं आएगा सारा क्योंकि वो वापस हम लोग उसको वो 1 को इग्नोर ही कर रहे हैं ना भाई. ठीक है अब यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इंटू 10⁻⁴ S का स्क्वायर. ये समझे? सॉरी S2 का स्क्वायर. हाँ ओके S2 का स्क्वायर. ठीक है फिर बाद में ये नीचे डिवाइड कर दो तो S2 का स्क्वायर बन रहा है 1 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन
16 इंटू 10⁻⁴, ये ऊपर जाके वापस क्या बन गया, एंड 1/16 कितना होता है, 0.0, हाँ 1/4, 0.25, वापस सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये वही हो रहा है, ये यहाँ पे दिक्कत। ए रुको बे, लिखना मत कोई, फिर वैल्यूज चेंज कर देंगे, क्योंकि नहीं तो ये लिख दो फिर दूसरा क्वेश्चन कर देंगे। हाँ वही, हाँ करते चलो। ये एग्जैक्ट वैल्यूज बाय द वे लिया मैंने, AGCL की भी यही वैल्यू एग्जाम में आएगी, AGBR की भी यही वैल्यू आएगी एग्जाम में, समझ में आ रहा है। अब फिर इसके बाद नया क्वेश्चन कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं ना भाई, जो पढ़ाना है वो मतलब हो नहीं पा रहा है अब। तो S2 का स्क्वायर इज 1/16 इंटू 10⁻⁻14, तो S2 इज 1/4 इंटू 10⁻⁻7, and which comes to S2 is equal to 0.25 into हो गया तो बे, किधर सेम आंसर आया, which is equal to 25 into 10⁻⁹। ध्यान दो बे, पहले जो AGBR का क्वेश्चन किया था विदाउट AGCL, उसमें आंसर कितना आया था, 5 into 10⁻⁷। अब आंसर कितना आ रहा है, 25 into 10⁻⁹। तो ये नंबर बढ़ा कि कम हो गया, कम हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है ना वे, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ नहीं, हाँ ओके, एक मिनट, क्या एंड AGBR अपने, ओके हाँ, KSP है ना बे, वो सॉल्युबिलिटी तो S2 ही रहेगा। ओके हाँ बता दो देखो, ये देखो बे, बिफोर कॉमन आयन इफेक्ट हम लोगों ने S1 + S2, ये सॉल्युबिलिटी नहीं है, ध्यान दो। AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या ली थी, S1, Cl - B इसलिए S1, AGBR में S2, Br - B S2, समझ में आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AGBR इज S2, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज S1, एंड फिर बाद में ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे S1 + S2 जो किया है वो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन है, वो AGBR की सॉल्युबिलिटी नहीं है ना, समझ पा रहे हो। ओके ये समझा, ये वैल्यू कम हो गई। अब AgCl का निकाल लेते हैं। AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो बे, S2 की वैल्यू आ गई, तो डिवाइड कैसे बे, S1 निकालना है ना, तो S1 इज इक्वल टू 400 टाइम्स S2 विच इज 400 या फिर 4 इंटू 10⁻² इंटू 25 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया -7, ये हो गया 100, तो 100 इंटू 10⁻⁻7, 1 इंटू 10⁻⁻5। हम लोगों ने कहा पे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, ढूंढो। श्योर हो करेक्ट है? नहीं उतने से फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का ना, क्योंकि AgCl की सॉल्युबिलिटी सेम टू सेम आ गई, इसकी क्यों नहीं कम हो रही है फिर, नहीं हो रही है। AgCl की सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा है तो कुछ ज्यादा कम नहीं हो पा रही है, AGBR की कम हो पा रही है। हाँ KSP सॉल्युबिलिटी लास्ट लेक्चर में की है, देखो ना S2, तो S की वैल्यू 10⁻⁵ ही आ रही है, हाँ तो सेम ही आ गया। तो AgCl के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज AgCl की सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा थी। AGBR की कंपैरिजन में AgCl को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। AGBR की सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, बट AGBR की चेंज हो रही है। दोनों का चेंज होना चाहिए, बट जैसे हम लोग बहुत सी बार करते हैं ना, अगर मैं HCl एंड CH3COOH, हाँ तो जैसे स्ट्रॉन्ग को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा फॉरवर्ड में ही जाता है, तो ये बहुत ज्यादा फोर्सफुली फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ यस, अगर नंबर्स थोड़े मैं अच्छे से ले पाता, मतलब उतना कैलकुलेशन कैसे ही करूंगा ना भाई, इसलिए तो नंबर्स अगर प्रॉपर बना के दिए तो दोनों की सॉल्युबिलिटी कम होगी, बट यहाँ पे अपने नंबर्स वैसे थे इसलिए वो एक आ सकता है, हाँ मतलब नहीं आ पाया, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हाँ ऐसा मतलब 1 + 2 करेंगे तो हाँ फिर बाद में उसको रूट करना पड़ेगा, हाँ तो क्वाड्रेटिकली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यस ओके, ए करो भाई। सर इसमें बोला है मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AGBR।
तो मिक्सचर की सॉल्युबिलिटी ढूंढने का फिर दोनों के अलग-अलग मिक्सचर के अंदर नहीं, हाँ हाँ ओके, एक क्वेश्चन अच्छे से मैंने फ्रेम नहीं किया होगा बे। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड AgBr इन मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AgBr, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाया था। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड AgBr इन मिक्सचर ऑफ AgCl एंड AgBr, ठीक है, लिख दो। हाँ प्लस 400 ये 401 400 सेम इग्नोर्ड। 401 को 400 ले ही सकते हैं ना। अब देखो भाई आगे बढ़े। इसमें बाय द वे और बहुत सारे एडवांस के टॉपिक्स हैं, जैसे ये बताया, बहुत सारी मेथड्स है। तो हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट इस चैप्टर का अभी के लिए किया नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं एक साथ देने जाऊंगा ना तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये चैप्टर, फिर बाद में करने की इच्छा नहीं रहती, ठीक है। हम लोग बाद में एंडिंग में इसके कुछ करेंगे, मतलब इन शॉर्ट एन अवस्थी तुम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़ाया ना सब पूरा एन अवस्थी हो जाता है, जितना पढ़ाया उतना, मतलब एडवांस का हम लोग पैरेलल ही करते जाते हैं। इस चैप्टर में पैरेलल में करना मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब इसमें एनओसी के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों के रह जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एडवांस वाला पार्ट मैंने कराया हुआ नहीं है, तो बट एनओसी सॉल्व करना, ठीक है, जितने हो रहे उतने पकड़ के चलो। 50 से 60 क्वेश्चन तो नहीं होंगे एनओसी के, ठीक है, लेवल 1 के। हाँ लेवल 1 में एनओसी में एडवांस के कंसेप्ट आ जाते हैं वैसा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है क्या भाई? तेरा तो हमेशा ही लिखना बाकी रह जाएगा, रहने दे। अब तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंडिकेटर्स। नहीं भाई, हाँ नहीं मतलब हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो भाई। हाँ अरे हाँ सॉरी ए रुको भाई, अब हाँ चलते कोई नहीं। हेडिंग लिखो आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट देखो भाई, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ KIP, ठीक है। तो देखो भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बोलते हैं KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट को बोलते हैं KIP, समझ में आ रहा है। अब KSP हिट होते ही क्या होगा, मतलब देखो भाई KSP हिट होना मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे पहुंच जाना, समझ में आ रहा है। तो KSP पे क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब कोई चीज पानी में डिसॉल्व होना बंद हो गई, उस इंस्टेंट को क्या बोलते हैं, मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, समझ में आ रहा है। तो KSP पे सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड एंड इधर हम लोग बोलते हैं क्या हिट हो गया, इक्विलिब्रियम, डबल हेडेड एरो, ठीक है। एंड अपना KSP का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सप्रेशन Ag प्लस इंटू Cl माइनस Ba2 प्लस इंटू SO2 माइनस जो भी रिएक्शन रहेगी उसके हिसाब से। अब वही फॉर्मूला अगर मैं इक्विलिब्रियम पे ना अप्लाई करूं, समझ में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, KIP। एक को समझ में आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने ऐसी चीज की थी, Kc अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे छोड़ के किसी और जगह पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, Q बोल रहे थे, रिएक्शन कोशेंट, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग KIP यहाँ पे बोलेंगे, KIP is applied, can be applied before or after इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, यहाँ पे 3 चीजें आ सकती है। देखो कोई भी सॉल्ट, ये वापस वही सेम 0% मतलब डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, से 100% पूरा डिजॉल्व हो रहा है, उधर तक जा सकता है। 100% डिजॉल्व होने वाले सॉल्ट कौन से है,
अपने NaCl AgCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, NaCl KCl वो आ रहे, समझ में आ रहे। एंड कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जो कि ऐसे बीच में आके रुक जाते हैं, समझ में आ रहे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वेरी नाइस। अब इनके लिए जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो उसको क्या बोलने का, KSP। अगर मैंने इक्विलिब्रियम के पहले KSP का फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसे क्या बोलूंगा, KIP। अब अगर मैंने यहां पे किधर पे अप्लाई कर दिया तो इस रीजन में KIP की वैल्यू KSP से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, कम रहेगी। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। मतलब KSP तक वो अभी तक पहुंचा नहीं है तो सोल्यूशन सैचुरेटेड बना है क्या, नहीं बना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन रिमेन्स अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। अब जैसे ही KSP और KIP इक्वल हो गए, ये इस पॉइंट पे क्या होता है, KIP बिकम्स इक्वल टू KSP, बराबर। तो KIP इज इक्वल टू KSP। इस सोल्यूशन को क्या बोलने का, सैचुरेटेड, ओके। एंड अगर मैंने बहुत ज्यादा AgCl मिक्स कर दिया है, फिर कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो KIP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन KSP, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, इस सोल्यूशन को क्या बोलने का, वेरी नाइस, सुपर सैचुरेटेड। ये वो टर्म्स तुम लोगों ने सुनी है, ओके, ये समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली भी बन सकता है। मतलब AgCl तो एकदम हमेशा ही सुपर सैचुरेटेड रहता है। मतलब देखो भाई, वापस और दूसरे टर्म्स में इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सुपर सैचुरेटेड मतलब इसमें पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो पा रहा है क्या, नहीं। जब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, PPT फॉर्म्ड। ये समझ में आ रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत। एंड जब अनसैचुरेटेड रहता है मतलब पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो soluble in water, ठीक है, salt is SSS, sparingly soluble salt is soluble in water, ठीक है। सैचुरेशन हिट होते ही soluble होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। सैचुरेशन के पॉइंट पे सोल्यूशन में सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सैचुरेशन के पॉइंट पे PPT थोड़ी सी रहेगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना बे, तो आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा, पीछे आएगा तो AgCl बनेगा, तो थोड़ी सी PPT आएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी PPT, यहाँ पे बहुत सारी PPT, नो PPT, समझे, पक्का। अब इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। ये लिख के हो गया, लिख दो जल्दी फास्ट। और ये अभी कवर कैसे करोगे फिर, देख लिया, हाँ 100% मतलब पूरा सॉल्ट सोल्यूबल है, हाँ KSP के पहले। अच्छा नहीं, ये वाला मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो रहा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, वैसा 100% सोल्युबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, अल्फा इज 1, अल्फा 1 हो जाना मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहना। सोल्युबिलिटी क्या, 0 to 100%, हाँ सोल्युबिलिटी। तो कुछ सॉल्ट रहते हैं जो कि 100% डिसॉल्व भी नहीं हो पाते, वो बीच में ही जाके रुक जाता है ना, इक्विलिब्रियम आ जाता है। किसमें, पहले वाले में, मतलब हम लोग उसकी बात कर रहे थे। ये पूरा सिनेरियो एक किसी स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के लिए, कोई एक स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है जो कि उधर बीच में ही मैक्सिमम उतना ही डिसॉल्व हो पाता है, समझ में आ रहा है। अगर दूसरा कोई सॉल्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम कंपैरेटिव बोल रहे हो ना, तो अगर कोई सॉल्ट है जिसकी सोल्युबिलिटी इतनी है, इधर किधर है, तो इसमें PPT कम बनेगी, इस वाले में ज्यादा बनेगी। रुको क्वेश्चन करते हैं, नंबर्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये ऐसे हवा में बोलने के बदले। आगे बढ़े, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो पे कैसे आता है। पहला सिंपल क्वेश्चन,
टू 10⁻⁻5 मोलार AgNO3 solution. A 10⁻⁻6 molar NaCl. B 10⁻⁻5 molar NaCl. C 10⁻⁻4 molar NaCl is added. ठीक है, find in which case PPT is formed. ठीक है, अब ध्यान देंगे बे, ये सिंपल से रिएक्शन सबको पता है, AgNO3 प्लस NaCl गिविंग अस AgCl प्लस NaNO3, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, AgNO3 प्लस NaCl गिविंग अस AgCl प्लस NaNO3. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को किसकी पीपीटी देखनी है, कौन पीपीटी बनाते हैं यहाँ पे, AgCl. तो AgCl का डेटा लिखेंगे. AgCl गिव्स अस व्हाट, Ag प्लस प्लस Cl माइनस. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, 10⁻⁻5. कहाँ से आया, AgNO3 से आ रहा है ना बे, तो 10⁻⁻5 है, समझे. In first case, what is the concentration of Cl minus? 10⁻⁻6. ये समझ पा रहे हो, ये वो कहाँ से आ रहा है, NaCl से आ रहा है. ओके, तो अभी यहाँ पे तुम लोगों को फिगर आउट करना है पीपीटी बनेगी कि नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है. तो क्या निकालेंगे, KIP निकालेंगे. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KIP, Ag प्लस इंटू Cl माइनस. Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5. Cl माइनस 10⁻⁻6 कितना है, 10⁻⁻11. सो KIP इज ग्रेटर देन KSP या लेस देन KSP, लेस देन KSP ना, मतलब वो अभी तक अपने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा है. समझ में आ रहा है? तो पीपीटी बनेगी क्या फर्स्ट केस में, नहीं बनेगी. एक कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मतलब हाँ. अच्छा, KSP दिया, अरे वो पहले वाले क्वेश्चन में दिया था ना, गिवन दैट KSP of AgCl, given that KSP of AgCl is 1 into 10⁻⁻10, सॉरी देना भूल गया, बट वो 10⁻⁻10 रहती है. ठीक है, तो KSP के कंपैरिजन में KIP क्या हो गया, छोटा हो गया, 10⁻⁻10 है, तो अभी भी सॉल्युबिलिटी है, बाकी है. ठीक है, ये Q जैसा ही है एग्जैक्टली. हाँ, अब दूसरा वाला, सेकंड वाले में क्या होगा, AgNO3 10⁻⁵, NaCl 10⁻⁵, मतलब AgCl 10⁻⁵ into Cl minus 10⁻⁵. आंसर कितना आएगा, 10⁻⁻10. तो KSP इज इक्वल टू KIP बराबर. सैचुरेशन हो गया. सैचुरेशन होने के बाद पीपीटी बनती है कि नहीं बनती, तो पीपीटी बन गई. एंड लास्ट वाला सोल्यूशन क्या आएगा, 10⁻⁹ आएगा, सुपर सैचुरेटेड. समझ में आ रहा है? ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये पहले कर लो. सैचुरेशन पॉइंट हो गया, यस. लास्ट वाले में 10⁻⁻, नहीं, KIP निकाल रहे हैं, KSP नहीं. हाँ, KIP में 10⁻⁴, Cl माइनस 10⁻⁴, NaCl में 10⁻⁴ है ना, तो वो तो वो 10⁻⁴. तो Ag प्लस -5 Cl माइनस -4, आंसर आएगा -9. -9 हो गया, मतलब KIP की वैल्यू बढ़ गई. सो नाउ इट इज सुपर सैचुरेटेड. NaCl से, हाँ. मैं प्रॉपर रिएक्शन बार बार मतलब लिख के बताऊँ क्या, मतलब AgNO3 गिविंग अस Ag प्लस, वो हाँ चलेगा ना. ओके, हो गया, डन. नहीं,
Yeah, by the way, AgCl and AgBr, which one is more soluble? AgCl, क्योंकि उसके KSP की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो, फाइंड टू अ मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलार AgCl, 0.1 मोलार AgBr एंड 0.1, अरे क्या कर रहा हूं मैं, AgCl नहीं, NaCl, NaBr and 0.1 molar NaI having KSP 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 15 and 10 raised to minus 19, ठीक है। AgNO3 is added, ठीक है। Find the concentration of AgNO3 required to start. Find A, the concentration of AgNO3 required to start the precipitation of each salt. रुको भाई, कुछ तो ना क्वेश्चन देखने दो। हाँ, having KSP of AgCl 10 raised to minus 10, AgBr 10 raised to minus 15 and AgI 10 raised to minus 19, ठीक है, ओके। मतलब वो NaCl की KSP नहीं, NaCl is completely soluble in water ना बे, तो वैसा, ओके। स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ईच सॉल्ट। B, सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, पहला कौन होगा उसके बाद कौन होगा, वैसा। C एंड D वो बता दूंगा तो सीक्वेंस अपने आप पता, सीक्वेंस तो तुम लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा बे? AgI, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, उसका KSP सबसे छोटा है ना बे, समझा। तो AgI मतलब देखो, ऐसा भी घटिया क्वेश्चन आ सकता है, ये इतना सब देके सिर्फ इतना सेकंड वाला B वाला पूछ लेंगे, सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन पहले होगा, तो कौन पहले होगा? AgI, उसके बाद AgBr, उसके बाद क्योंकि उसका KSP का ऑर्डर, KSP का सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू किसकी है? AgCl की, तो इट इज मोस्ट सोल्यूबल एंड ये लीस्ट सोल्यूबल है, तो ये सबसे पहले बाहर आएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस when अपना AgBr starts to precipitate, concentration of Br minus when AgCl starts to precipitate। अगेन ये और इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे एडवांस के ही है, ठीक है। नीट वालों तुम लोगों को ये बी वाला आ सकता है, ठीक है, लिटरली वो आता है, ये इतना भी नहीं आता है, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो अब ये देखो भाई, ये अगर फिर भी मतलब किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझो। मेरे पास एक ऐसा बीकर है, बीकर नहीं सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसे सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है बे? 0.1 मोलार NaCl, 0.1 मोलार NaBr एंड 0.1 मोलार NaI। समझ में आ रहा है? इस सोल्यूशन में अभी मैं ऐसा ड्रॉप वाइज, ठीक है, ऐसे ड्रॉप वाइज क्या ऐड कर रहा हूं? AgNO3। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा एक ड्रॉप गिरा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन अंदर गया, थोड़ा और डाला और कुछ कॉन्सेंट्रेशन अंदर गया,
एक स्पेसिफिक AgNO3 के कॉन्सेंट्रेशन पे सबसे पहले AgI बनना स्टार्ट होगा, समझे? पहले AgI बनेगा, तो वो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस सोल्यूशन में वो पहले निकालना है। फिर बाद में और ड्रॉप्स ऐड करूंगा तो AgBr बनना स्टार्ट होगा, तो वो AgBr का कॉन्सेंट्रेशन के लिए Ag प्लस कितना लगेगा वो निकालना है। हाँ बोलो। हाँ नहीं वो करते हैं ना, वो बाद में क्या करने वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। एंड फिर बाद में AgBr के बाद और ड्रॉप्स ऐड करूंगा तो क्या बनना स्टार्ट होगा। अब ध्यान दो वापस CND वो वापस समझो। ऑप्शन क्वेश्चन ए समझा, ठीक है? कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे AgI AgBr AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा। बी वाला तो इजी है, वो हो गया, वो KSP की वैल्यूज देख के समझ में आ जाता है। सी वाला अब देखो, पहले मैंने ड्रॉप्स ऐड किए, पहले क्या बाहर निकला AgI, तो जैसे जैसे AgI बनेगा तो ये यहाँ पे NaI में से I कम होते जाएगा, तो मैं ड्रॉप्स ऐड करते जा रहा हूँ NaI में I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक पॉइंट पे आके फिर बाद में NaBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, उस वक्त ये कम होते होते कितना बचा। थर्ड क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा और तुम लोग नीट देने वाले रहोगे, भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेई वालों तुम लोगों को अगर एडवांस क्लियर करनी है तो ध्यान ही देना। हाँ कम हो रही है, हाँ तो वो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है कि I माइनस और Br माइनस दोनों का Cl जब AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा, वो छोड़ दो अभी, वो बाद में कभी देख लेना खुद से। थर्ड पॉइंट मतलब खुद से, मतलब क्वेश्चन आया तो करने का, और क्या है, मेथड तो वही रहने वाली है ना। अभी ये समझा। एंड फिर बाद में जब AgBr का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो NaBr में से Br कम होना स्टार्ट हो गया, ये कम होते जा रहा है। फिर बाद में AgCl जब प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट होगा तो NaBr में से Br माइनस कितना बचा है, वो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, समझे? ठीक है, ओके। ए वाला मैं बताना स्टार्ट करता हूं। ए वाले में से पहला मैं सॉल्व करता हूं, फिर बाद में किसके लिए, अपने AgBr एंड AgCl के लिए तुम लोग करना। ध्यान दो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है? अब पहले तो हमेशा KSP लिखने का, KSP ऑफ अपना ये क्या बोलते हैं उसको, AgI, ठीक है? तो Ag प्लस इंटू I माइनस, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP? 10⁻⁻19 विच इज इक्वल टू, अपने को Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सो दैट दिस सोल्यूशन विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग आउट। प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होता है, KSP पे होता है, तो KSP के साथ कोरिलेट कर ले, समझ में आ रहा है? ओके तो एंड इनटू क्या इसको और एक तरीके से मतलब क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो बाद में बताता हूँ, छोड़ो। हाँ तो इनटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बे, 10⁻⁻1, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन इज 10⁻18। ये सबको समझा? अब ध्यान दो बे, इसको क्वेश्चन में दूसरा थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थियोरी स्टेटमेंट वाइज अगर दे दिया तो स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब KSP हीट होता है या फिर KSP से बड़ा हो जाता है। क्या बड़ा हो जाता है, KIP, ये समझे? ठीक है, तो KIP का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू KSP KIP दोनों के फॉर्मूलाज सेम, समझ में आ रहा है? ओके KSP की वैल्यू क्या दी है, 10⁻19 शुड बी ग्रेटर देन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इंटू I माइनस कितना है, 10⁻1, तो Ag प्लस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻18, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्चुअली, हाँ यस ठीक है। प्रेसिपिटेशन के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ये दोनों कंडीशंस है ना भाई, प्रेसिपिटेट बनाना है तो वो एग्जाम में स्टेटमेंट अगर दे दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इट शुड बी ग्रेटर देन दिस मच, ऐसा भी आ सकता है, समझ में आ रहा है? ये पहला समझा। अब दूसरा तीसरा तो ये मेथड एक बार पता चल गई तो क्वेश्चन कुछ बहुत बड़ा या फिर कुछ है नहीं बे, सॉल्विंग तो इजी है ना। दूसरा तीसरा निकाल दो, चलो फटफट। सर बट वो AgNO3 एक ही जगह से ऐड कर रहे हैं, हाँ तो उसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैसे आ रहा है? नहीं, इधर कुछ कॉन्सेंट्रेशन है,
बट पानी में जाने के बाद वॉल्यूम चेंज हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं ना, ऑब्वियस ना, ठीक है। क्या किसमें Ag प्लस का पूछा तो कॉमन एन आएगा ना, हाँ हाँ हाँ, तो जो कि 10⁻18 ही रहने वाला है, उससे कम हो गया 10⁻19 हो जाएगा, हाँ, इफेक्ट ऑफ कॉमन एन विल बी निग्लिजिबल। अभी के लिए ऐसे स्टेटमेंट में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हैं, ये जस्ट याद रखो वैसा। होगा ना, वो Ag प्लस पे होगा ना, बट अभी के लिए तो क्वेश्चन ICL एंड BR के ऊपर है, वो आया तो और मतलब करो, वो इसमें कुछ अंत नहीं है भाई, तुम लोग किसको भी उठाओ और सॉल्व करते बैठो, इसमें क्या है वैसा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं। क्या हुआ? तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किया है, सॉल्ट एनालिसिस किया है, सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें ना एक कोई सेम टेस्ट है H2S की, हाँ, वो ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में वो, ओके, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, मैं तुम लोगों को सिर्फ याद कर रहा, मतलब बताता हूँ, जब कर शायद से नहीं किया होगा। एक है ग्रुप जिसमें सिर्फ H2S ऐड करेंगे तो PPT आती है, बट H2S प्लस क्या बोलते हैं उसको, NH4HS, वो ऐड करेंगे तो PPT नहीं आती, ऐसा कुछ किया है तुम लोगों ने? NH4HS या NH3 प्लस H2S नहीं किया है, नहीं याद आ रहा है, ओके, वही याद नहीं आ रहा है ना मुझे, मतलब वो कैसे वो रटने वाली चीज है, वो भूली जाती है। ओके, मैं तुम लोगों को एक जस्ट बता देता हूँ, देखो भाई, डायरेक्ट कुछ ग्रुप से रहता है जो डायरेक्ट H2S ऐड करने से PPT बनाते हैं, ठीक है, एंड कुछ ग्रुप्स रहते हैं जो कि NH4HS प्लस H2S या फिर NH3 प्लस H2S, NH3 प्लस H2S, NH4HS अपने आप बना देते हैं, समझ में आ रहा है? ये ऐड करने से बनाते हैं। क्या सिर्फ H2S किया है? NH3 प्लस H2S वाला ग्रुप नहीं किया है? ओके, तो वो तुम्हारा अभी तक प्रैक्टिकल कराया नहीं होगा। हाँ, तो अब पहली बात, NH4HS के साथ ध्यान दो भाई, NH4HS प्लस H2S, इसमें क्या होगा? इसमें कॉमन एन आएगा, दिख रहा है ना भाई, H2S में भी HS है, इसमें भी HS है, कॉमन एन आ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS कम हो जाते हैं। कम कॉन्सेंट्रेशन में भी कुछ सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, बट कुछ सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट सिर्फ H2S में होते हैं, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो सॉल्ट कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है, तो सल्फर कम है, कम सल्फर प्रेजेंट रहेगा तो भी अगर PPT बना रहा है वो ग्रुप, तो उसका KSP ज्यादा है या कम है? कम है। प्रेसिपिटेट आउट होना है तो कम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो कोई एक ग्रुप है जो NH4HS प्लस H2S के साथ प्रेसिपिटेट आउट होता है, जिसकी KSP कम रहती है, जो सिर्फ H2S के साथ PPT बनाता है उसकी KSP ज्यादा होती है। ये मैं बाद में तुम लोगों को ग्रुप्स लाके देता हूँ और लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है? चलो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ए बाकियों के ये आ गए, काउंट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट, अब ध्यान दो, सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या आएगा ना? ओके, ये देखो भाई, यहाँ पे तुम लोगों को Ag प्लस फॉर AgBr प्रेसिपिटेशन आया होगा 10⁻⁻14 एंड Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर AgCl प्रेसिपिटेशन आया होगा 10⁻⁹ समझ में आ रहा है? तो बहुत कम
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 में कितना 10⁻18 पे ही AgI का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। 10⁻, बाद में थोड़ा और ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जब 10⁻14 होगा तो AgBr, एंड जब 10⁻9 होगा कॉन्सेंट्रेशन तब AgCl। तो सीक्वेंस क्या हो गया, AgI, AgBr, AgCl। ये फॉलो किया सबने। नेक्स्ट थर्ड में क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I- व्हेन AgBr स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, रुको एक मिनट। हाँ पापा, हाँ ओके चालेल, ठीक आहे। तो लास्ट टाइमचा स्कॅनर आहे ना, वेगळा आहे ना? ओके 3100 थांबा, तुम्ही 3100 बोलतायत ना, 3100 म्हणजे हां ठीक आहे, हां चालेल, हो हो चालेल चालेल, हां 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 मॅम तुमचं एक मिनिट, तुम्हाला स्कॅनर पाठवते, तुम्हाला फक्त दाखवा ना। नाही मी पाठवतोय। नाही बॅक करा ना, ते ओपन झालंय, पैसे पाठवायचं काहीतरी। हां असं काय होतं, गॅलरीमध्ये ओपन करा। हां पैसे झाले, पाठवले। हां आपलं तरी पण ह्याच्या वेळेस, डिस्चार्जच्या वेळेस किती खर्च येईल? 35। अच्छा, मग 15 वगैरे देऊन झालं। हां ठीक आहे, नाही तेच म्हणजे अजून लागणार असतील तर मग मला हे करायला मागवून ठेवायला क्लासमधनं आहेत, पण 35 हां ठीक आहे, तेवढे आहेत माझ्याकडे। हां ओके चालेल चालेल, चला बाय। चलो अब I- when AgBr starts to precipitate out, बराबर। I- when, अरे यार, हाँ पप्पा, हाँ चालेल, हो हो ओके। I- when AgBr starts to precipitate out, बराबर। तो I- when AgBr starts to precipitate out, ठीक है। ओके अब यहाँ पे भी वापस सेम टू सेम फॉर्मूला पे KSP इज इक्वल टू व्हाट, Ag प्लस इंटू I माइनस ढूंढना है ना। I माइनस, व्हाट इज द KSP ऑफ I माइनस AgI, 10⁻19 बराबर। ओके अब ध्यान दो, AgBr जब प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट होगा तब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया है, 10⁻14 बराबर, इंटू I माइनस कितना बचा, 10⁻5। ये समझे, इसमें वो बोल सकते हैं कितना परसेंटेज बच गया, ठीक है। तो परसेंटेज रिमेनिंग, परसेंटेज I- रिमेनिंग, तो कितना है, ये कितना बचा है, 10⁻5। ओरिजिनली कितना था, 10⁻1। परसेंटेज निकालना है तो 100, समझा। 10⁻4 इंटू 100 तो कितना आ गया, 10⁻2%, समझा। मतलब 0.01% बच गया। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कितना कंज्यूम हो गया, कितना प्रेसिपिटेट आउट हो गया, 99.9% प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ये समझे, ठीक है। ओके लिख दो। देखो ये मतलब एडवांस के हम लोग एक आधा क्वेश्चन करेंगे ना, उसके ऊपर पूरा लेक्चर निकाल सकते हैं,
ये ऐसे छोटे मोटे मतलब चीजें बहुत सारी आ सकती है उसमें। हाँ सॉल्विंग इजी है, ठीक है, मतलब नंबर सभी के लिए इजी है। हाँ Na नहीं बचेगा, Na प्लस रहेगा, I माइनस। Na सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होता है, तो Na प्लस तो वैसा ही है, I माइनस कितना बचा है, तो 0.01% बचा है वैसा। ए अभी लास्ट वाला कर लोगे, Cl माइनस वाला, सॉरी Br माइनस वाला। इसके पीछे का लॉजिक क्या है अच्छे समझा। किसके पीछे का? जो आया सीधा ऐसे इक्वेट करके निकल। क्योंकि ये अपने को बताता है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, बस वही लॉजिक है। बट NaI ऑलरेडी बन चुका है ना। Na नहीं, AgI बना है। AgI बन हाँ बट वो धीरे धीरे, और मतलब देखो तुम्हारे पास बहुत सारा I माइनस है, तुम लोग एक ड्रॉप ऐड करके पूरा I माइनस थोड़ी ना AgI में कन्वर्ट होगा ना, जब तक I माइनस प्रेजेंट है। बट ऑलरेडी पूरा I माइनस तो हो गया ना, AgI बन चुका है। नहीं 10⁻⁻18 इसी का निकाला। ओके, KSP अपने को बताता है कहाँ तक डिसॉल्व हो सकता है, हजम कर पा रहे हो? KSP हमें कितना AgI है वो नहीं बता रहा है, कितना AgI पानी में डिसॉल्व हो सकता है उतना ही बता रहा है, समझे? तो थोड़ा सा बाकी मतलब बाकी रहेगा I माइनस भी। और हाँ वो थोड़ा ऐड करने के बाद प्रेसिपिटेट जहाँ पे हो गया वो KSP बता रहा है, बट फिर I माइनस अभी भी है जो Ag प्लस ऐड करने से प्रेसिपिटेट आउट होते ही जा रहा है, क्योंकि अभी वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और कम होगा अभी, और जब मैं ऐड करूंगा तो ये और कम होते जाएगा। हाँ जहाँ पे AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है वहां का कॉन्सेंट्रेशन है। ये हो गया, आगे बढ़े, या फिर सिंपल 0.1 मोलार क्या बोलते हैं उसको, NaI, ठीक है, उसके लिए 0.1 मोलार AgNO3 लगेगा ना। तो हम लोगों ने थोड़ी ना अभी तक उतना ऐड किया, हम लोगों ने तो कितना ऐड किया था, वो 10⁻18 मोलार ही ऐड किया है सिर्फ, तो वो और होते ही जाएगा ना। हाँ रिमेनिंग हो गया, लास्ट वाला हो गया सॉल्व, Br माइनस का वो कुछ तो क्या पता, 10⁻6, ओके 10⁻6 आएगा, ठीक है। अगेन ये देख के सदमे में मत जाना, ठीक है, एडवांस वाले बच्चे उन तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नीट वाले चिल मारो, जिन लोगों का मेंस का टारगेट है, मेंस NIT तक का टारगेट है, वो लोग भी ज़्यादा मतलब मेहनत ना ले, ठीक है। ये टिपिकल एकदम एडवांस है, ठीक है। एंड हाँ अपनी लेवल पर समझ के पढ़ाई करना, अब फोकट में मतलब तुम लोगों को जस्ट एडवांस में ही घुसना है, करना ही है, दुनिया करती है इसलिए करना है, ऐसे कंपलसरी नहीं रहता बे, ठीक है। अपनी लेवल अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गई रहेगी कि मेंस हो रहा है, एडवांस हो रहा है, CET हो रहा है, वो ना वो भी है। देखो तुम लोग ये JEE मेंस के आप पीछे पीछे भागते भागते स्टेट गवर्नमेंट ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है CET का, वो मिस मत करना फिर, ठीक है। जिन लोगों का स्कोर अभी भी अच्छा आ रहा है उनके लिए नहीं है, जिन लोगों का स्कोर एकदम ड्रास्टिकली कम होने लग गया होगा घर पे जाने का, और तुम लोग मतलब मैं जब होमवर्क भी JEE का देता हूँ ना, तुम लोग CET के खुद से क्वेश्चन करके आ जाओ, मुझे दिखाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, किसी के सामने बोलूँगा भी नहीं कि कौन CET कर रहा है कौन JEE कर रहा है। JEE के सारे क्वेश्चन दिए, तुम लोगों को नहीं जम रहा है, CET करके आओ, खुद से करके आओ सालों, ठीक है। हाँ फोकट ज़्यादा मेहनत नहीं लेने की, मतलब है बहुत सारे ऑप्शन है ना, मैं मतलब तो क्यों ही। एंड अगर नहीं हुआ फिर बाद में भाई तुम लोग इधर ही मतलब कोई आजू बाजू के कॉलेज में फोकट पैसे एक्स्ट्रा के भर के एडमिशन लेने वाले हो, इंजीनियरिंग तो करोगे ही, तो तभी फोकट के पैसे भरने के बदले अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो ना बे। CET भी एक ऑप्शन है, मैं CET के लिए किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैंने ऐसे किसी बच्चे को बोला था, एकदम प्यार मोहब्बत से समझा रहा था कि भाई है मतलब तू गधा ठीक है बट तू CET कर सकता है, अच्छे से समझाया था। उसके पेरेंट ने कॉल करके बोला था शिवम सर CET के लिए फोर्स कर रहे हैं मेरे बच्चे को। मैंने कहा माय गॉड शिट, मेरे शब्द तो ऐसे थे ही नहीं। तब से मैं ऐसे ऑन गोइंग रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ ताकि पेरेंट्स को भी बता सकूं कि देखो मैंने ऐसे बोला। हाँ बट रिकॉर्डिंग सेव तो रहता है ना यार, अभी ऐसे भी मत बोल, इधर तो हो रहा है ना, इधर ये तो चालू है। हाँ ठीक है, तो अगर किसी ने अपने पेरेंट को कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो मैं ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा सालों। हाँ ओके नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखेंगे
इंडिकेटर्स। लिखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस थे फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज के, जो अभी तक हम लोग कभी कर नहीं पाए हैं, जो मैं अभी कराऊंगा नहीं, मैं इक्विलिब्रियम कराऊंगा, बट वो अभी तुम लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे घर पे जाके, खुद से कर लोगे, वैसा है, ठीक है। हाँ यस, क्या हाँ डाउट्स भी थे तुम लोगों को, तो वो वाले अभी हो जाएंगे। अब लिखो भाई इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का काम क्या रहता है वो लिखो पहले। रुको, आज मैं मेरा टैबलेट मतलब विले पार्ले ब्रांच में भूल गया हूँ। हाँ टैबलेट मतलब टैब, अबे सालो मतलब उसका एक्चुअल वर्ड टैबलेट है जो शॉर्ट किया गया है, ठीक है। ओके तो लिखो भाई इंडिकेटर्स में पॉइंट नंबर 1, इंडिकेटर्स आर ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स आर ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस। ऑक्सिलरी मतलब जो जस्ट है, हाँ मतलब स्पेक्टेटर, हाँ स्पेक्टिकेटर नहीं, ओके। विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन टाइट्रेशन, ऑक्सिलरी सब्सटेंस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन टाइट्रेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, indicators are which do not participate in titration. Point number 2, indicators are either weak organic acids. Indicators are either weak organic acids, ब्रैकेट में लिखना WOA, weak organic acid WOA, ब्रैकेट कंप्लीट, और वीक ऑर्गेनिक बेस WOB, और वीक ऑर्गेनिक बेस WOB, ब्रैकेट कंप्लीट, which changes color in their ionized and deionized form, which changes color in their ionized and deionized form, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, the change in color depends on pH of solution. The change in color depends on pH of solution, and hence they help in determination of end point of titration, ठीक है। ओके, इसके ऊपर मैथमेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं, मतलब अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, थियोरी के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, या फिर किसी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में उसका वैसे जो पहले क्वेश्चन थे वैसा यूज होता है, ठीक है। अब समझो भैया इंडिकेटर्स, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स WOA, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सिंबल HIN, चलेगा, H फॉर एसिड, इन फॉर इंडिकेटर, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इस वीक ऑर्गेनिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होगा बताओ, फॉर्मिंग, अरे बताओ क्या बनाएगा, H+ एंड I-, समझ में आ रहा है। इंडिकेटर का आयनाइज्ड फॉर्म क्या है, HIN है या IN- है, IN- है, बराबर, तो दिस इज आयनाइज्ड फॉर्म एंड दिस वन इज डीआयनाइज्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है। इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज किस में दिखाता है, आयनाइज्ड एंड डीआयनाइज्ड फॉर्म में, समझ में आ रहा है। मतलब कोई इंडिकेटर अगर डीआयनाइज्ड फॉर्म में कलर 1 दिखा रहा है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में क्या दिखाएगा, कलर 2, जैसे कि अपना फिनोल्फ्थेलिन, वो नॉर्मली क्या रहता है, कलरलेस, बट आयनाइज्ड होने के बाद क्या बनता है, पिंक। अरे वो किया है ना बेटा टाइट्रेशन, वो तो किया है तुम लोगों ने, मुझे पता है, ठीक है।
फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर, हाँ, तो वो डीआयनेस्ट फॉर्म में रहता है, कलरलेस, आयनेस्ट फॉर्म में बन जाता है पिंक। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो कैसे वर्क होता है। पहले लेट अस से कि हम लोग एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम है मतलब में क्या, मीडियम कौन सा है? एसिडिक, ठीक है। कलर्स इन डिफरेंट मीडियम, ऐसे वापस हेडिंग डालते, चलो सब हेडिंग, कलर्स इन डिफरेंट मीडियम, वो अपने मीडियम के हिसाब से कलर्स चेंज करता है, ठीक है। तो इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम है तो ये ऊपर वाला इंडिकेटर कौन सा कलर दिखाएगा, कलर 1 या कलर 2, वो अभी अपने को डिटरमाइन करना है, ठीक है। ध्यान दो बे, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? H+ प्रेजेंट है, वेरी नाइस, H+ आ गया तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? H+, एसिडिक मीडियम में मतलब H+ है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। एसिड का H+, इसका खुद का H+, कौन सा इफेक्ट लगा? कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो H+ एसिडिक मीडियम में ज्यादा है, जिसकी वजह से HIN का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से अपने को मिलेगा कलर 1। थियरी समझिए। बेसिक मीडियम में क्या प्रेजेंट है? OH-, कौन सा इफेक्ट? ऑड आयन इफेक्ट, ये पढ़ाया है ना बे? हाँ, ओके। तो OH- में ये बढ़ेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ घटेगा। OH- आता है तो H+ को वो कंज्यूम करेगा ना बे, H+ कंज्यूम करेगा, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में जाएगा तो आयन माइनस बढ़ेगा, आयन माइनस बढ़ेगा, इसलिए कलर कौन सा दिखेगा? कलर 2 दिखेगा। कोई दिक्कत? लिखो। बाय द वे, डीआयनेस्ट फॉर्म को मतलब इसको क्या, ये एसिड है एंड ये एसिड का आयन माइनस क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। ये हो गया। अब देखो, अब तुम लोगों को इसका पीएच निकालना है, खुद से निकालो। क्या करोगे? के इंडिकेटर की एक्सप्रेशन लिखो, H+ इंटू आयन माइनस अपॉन HIN, फिर बाद में H+ के लिए उस इक्वेशन को रीअरेंज करो, फिर बाद में उसका माइनस लॉग निकालो। समझे? फाइंड पीएच ऑफ दिस इंडिकेटर, जो एकदम शुरुआत से करते आ रहे हैं वही। पीएच का फॉर्मूला निकाल। ये समझे क्या बोला? पहले एक्सप्रेशन ऑफ के इंडिकेटर लिखो, पहले एक्सप्रेशन ऑफ के इंडिकेटर लिखो, फिर उसको H+ के टर्म्स में रीअरेंज करो, फिर बाद में वो पूरे एक्सप्रेशन का माइनस लॉग निकालो, ठीक है। करो बस, स्टार्ट करो। एक इंडिकेटर की एक्सप्रेशन लिखो। और ये किधर गई वो तुम्हारे बाजू का नाम? नहीं भूल गया, नहीं आई। और कौन है आज? कौन है और? वो इसके दो बाजू वाले दोनों, हृदय भी गायब है। हाँ भाई, इसके बाजू वाले 2 गायब है। हाँ, सिया भी नहीं है, सिया, हिया और रिया, हाँ, तीन थे। अब बेटा, के इंडिकेटर की एक्सप्रेशन लिखा। हाँ, उसको भी H+ के लिए रीअरेंज कर। जल्दी करो बे। हाँ, अब उस इक्वेशन का माइनस लॉग लो। हाँ, वो C अल्फा वो सब नहीं, H+ इंटू आयन माइनस अपॉन HIN, फिर बाद में H+ के लिए रीअरेंज करो, के इंडिकेटर इंटू HIN अपॉन आयन माइनस। हाँ हाँ, वो C अल्फा एंड ऑल वो सब कुछ लेना ही नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन करो, कुछ C एंड ऑल के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो क्यों कांस्टेंट लेना है? नहीं, वो वीक एसिड है, वो थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज्यादा होगा ना। हाँ, यस, हाँ, नहीं, उसको कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं बे। के इंडिकेटर कहाँ पे गया तेरा? हाँ, मैं ही लिख के देता हूँ, रुको। देखो बे, अब के इंडिकेटर की एक्सप्रेशन लिखो। क्या बे, फॉर्मूला तुम लोगों को पहली बार खुद से करने बोला, अब वीक बेस का ही करना। के इंडिकेटर इज इक्वल टू H+ इंटू आयन माइनस अपॉन HIN, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू के इंडिकेटर इंटू HIN अपॉन
IN माइनस, टेकिंग माइनस H प्लस आ गया, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K इंडिकेटर प्लस माइनस लॉग ऑफ HIN अपॉन IN माइनस। माइनस लॉग ऑफ H प्लस को बोलते हैं PH, माइनस लॉग ऑफ K इंडिकेटर को बोलने का PK इंडिकेटर प्लस प्लस नहीं माइनस नहीं सॉरी हाँ प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। IN माइनस मतलब HIN अपना एसिड है, IN माइनस अपना सॉल्ट जैसा है। ये फॉर्मूला किसके जैसा है? ये फॉर्मूला बफर जैसा है, ठीक है। ए यहाँ पे देखो ना यार, तो ये फॉर्मूला बफर जैसा है, pH इज इक्वल टू PK और PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। वैसा ही है ये, सेम टू सेम, समझ में आ रहा है? इसलिए उसको मैंने ऊपर सॉल्ट एंड एसिड ऐसे बोला, बोलते नहीं है बट वो ऐसा याद रखोगे तो इजी होता है। तो ये सेम बफर का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद वाला तो तुम लोग कर ही पाओगे। पैसे पैसे कौन लेके ऑर्डर दिया है भाई। अच्छा वो आएगा, अच्छा अब वीक ऑर्गेनिक बेस, बस मैं यहाँ पे वीक ऑर्गेनिक बेस INOH, बातें बंद, INOH गिविंग अस IN माइनस प्लस OH माइनस। यहाँ पे डीआयनेस्ड फॉर्म कौन सा है बे? IN माइनस डीआयनेस्ड फॉर्म है और INOH आयनेस्ड फॉर्म है, सॉरी ये आयनेस्ड है, ये डीआयनेस्ड है, तो ये दिखाएगा कलर 1, ये कोई दिखाएगा कलर 2, ठीक है। बाकी सेम टू सेम। अब यहाँ पे एसिडिक में कौन सा कलर दिखेगा, 1 या 2? यहाँ पे एसिडिक मीडियम में कलर 2 दिखेगा एंड बेसिक मीडियम में OH माइनस आएगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट पीछे आएगा कलर 1। ये कर लोगे, अभी खुद से लिख दोगे, फॉर्मूला पूरा डिराइव कर लोगे खुद से। ओके जल्दी करो। हाँ वो भी लिखना है, यस हाँ कलर्स एंड लिखना स्टार्ट करो जल्दी। हाँ हाँ वो भी दिखाना है, कलर चेंज भी दिखाना है, एज इट इज सेम टू सेम सब कुछ लिखना है बाजू में। क्या हुआ है, क्या चालू है? ए हाँ और होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले केमिकल बॉन्डिंग, हाँ तो ठीक है ना, जो मैं कल आने से पहले केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में जो मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे ना बहुत सारे, उसमें ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के सारे स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को 2 बार ड्रॉ करके, और वो आने भी चाहिए, समझ में आ रहा है? वो सब वापस अभी पी ब्लॉक में रिपीट होगा, ठीक है। हाँ तो क्यों, मतलब क्या दिक्कत है क्या? तो वो 2 बार लिख के आना है सबको एंड समझ के लिखना। हाँ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 उनके सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, हाँ डायग्राम्स एंड ऑल के साथ, बनाना बॉन्ड एंड ऑल एवरीथिंग, हाँ हाँ वो सब, यस करेक्ट। ग्रुप 14 में सिलिकेट्स है, सिलिकेट्स भी, सिलिकेट्स तक, हाँ नहीं, अरे वो B2H6, BOH थ्राइस, इनऑर्गेनिक बोरॉन, हाँ
अरे नहीं नहीं, बाद में कार्बन में पढ़ाया अरे बाबा, वो कोरिलेट कार्बन के साथ होते हैं, इसलिए कार्बन में तुम सिलिकेट्स तक करो ना यार, जितना बोला वो करो ना यार। हाँ ना, और नहीं तो क्या। हाँ तो कोई नहीं, अभी कर लेना रिवाइज, ठीक है। सर आयन प्लस आएगा, आयन प्लस और हाँ यहाँ पे In+ आना चाहिए, In+। हाँ आ गया। हाँ हाँ पीएच, हाँ ये पीओएच का ही फॉर्मूला डिराइव करो भाई, जैसे बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला था ना, वैसे पीओएच का ही बना के रखो, सेम टू सेम आएगा। पीओएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, या फिर आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन डीआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। कलर चेंज उल्टा होगा, यस। फॉर्मूला पीओएच का पीएच जैसा यहाँ पे आया, जैसा है वैसे ही आएगा। हो गया, जल्दी करो। अब के आई इंडिकेटर ही रहेगा ना, इंडिकेटर है KIN, ठीक है। आगे बढ़े, अब इंडिकेटर रेंज जैसे बफर रेंज था, तो बाद में से कर क्या रहे थे वो, तो मतलब वाह, ओके चलो भाई जल्दी। जैसे बफर में रेंज थी वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर में भी रेंज रहेगी, ठीक है। यस करेक्ट, सेम टू सेम। अब चलो भाई बाद में लिख देना वो दूसरा वाला पार्ट। हेडिंग लिखो इंडिकेटर रेंज या फिर कलर रेंज। हाँ बाय द वे, बाद में तुम लोग वो इक्वेशन के नाम में देना भूल जाते हो, और इक्वेशन के नाम तुम लोग देख के डर जाते हो। तो बफर के जो फॉर्मूलाज थे ना, वो दोनों फॉर्मूलाज को बोला जाता है हेंडरसन, हाँ हेज़लबैच इक्वेशन। बफर के दोनों फॉर्मूलाज को बोला जाता है हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन, ओके। हाँ किधर तो है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडिकेटर रेंज जैसे बफर PK+1 PK-1 में काम करता है, या फिर PKB+1 PKB-1 में काम करता है, वैसे इंडिकेटर भी PK इंडिकेटर +1 टू PK इंडिकेटर -1 टू PK इंडिकेटर +1 इस रेंज में रहता है, ठीक है, ओके। PK इंडिकेटर -1 के पहले रहता है, लेट अस से कलर 1, एक कलर 1 ही रहेगा ऐसे कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, समझ में आ रहा है। मतलब PK इंडिकेटर -1 मतलब कौन सी साइड पे जाएगा बे, एसिडिक या बेसिक। PK इंडिकेटर -1 कर रहा है, -1 करेंगे तो एसिडिक रेंज में जाएगा, बेसिक एसिडिक पीछे जाएगा ना बे, तो एसिडिक। एंड एसिडिक मीडियम में एसिडिक इंडिकेटर कलर 1 दिखाता है, बट बेसिक वाला कलर 2 दिखा रहा था, तो वो डिपेंड करता है कौन सा नेचर है, समझ में आ रहा है। बट PK इंडिकेटर -1 में लेट अस से कलर 1 दिखा रहा है, तो PK इंडिकेटर +1 में कलर 2 दिखाएगा, ठीक है। एंड इसके बीच में दोनों का मिक्सचर। अब मिक्सचर का मीनिंग क्या है, ध्यान दो बे। तो तुम लोगों ने वो टाइट्रेशन के टाइम पे देखा रहेगा कि एक पॉइंट आता है जब ऐसे एक ड्रॉप ऐड करेंगे ना, तो वो अच्छा खासा पिंक होता है, हाँ फिर वैनिश हो जाता है, वो बीच की रेंज है। फिर वापस एक ड्रॉप ऐड किया, पिंक होता है, बट वापस स्टर करने के बाद वैनिश हो जाता है। ये मिक्सचर है बीच का थोड़ा सा, हाँ मतलब वैसा। तो वो कलर दिखा रहा भी है बट बाद में गायब भी हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो ऐसे बीच में फंसा हुआ है किधर तो।
एंड फिर बाद में एक ड्रॉप में फटाक से कलर 2 में चला जाता है, जब ऐसे ऑल ऑफ अ सडन वो पीएच शूट होता है। वो याद है ना वो ग्राफ, ठीक है, वो वाला। अब देखो भाई, तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। ये अपना कुछ पी के इंडिकेटर है, पी के इंडिकेटर है, ठीक है। लेट अस से ये -1 हो गया और ये हो गया +1, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पीएच स्केल है जिसमें ये पी के इंडिकेटर की वैल्यू है, ये -1 है, ये +1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ आयन माइनस टू एच आयन बताओ बे, आयन माइनस टू एच आयन का रेशियो -1 में कितना होगा, 1/10 होगा। वेरी नाइस। -1 में ये होगा 1/10, अरे भूल गए क्या, अभी बफर में किया था। एंड आयन माइनस में क्या होगा 10/1। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ध्यान दो, फॉर्मूला के ऊपर जाते इधर, ठीक है। पी के इंडिकेटर +1 अगर करना है तो ये पूरा log ऑफ आयन माइनस अपन एच आयन 1 होना चाहिए, एंड log ऑफ 10 इज 1, तो आयन माइनस अपन एच आयन हो जाएगा 10। एंड अगर -1 करना है तो ये पूरी वैल्यू -1 होनी चाहिए, तो log ऑफ 1/10 इज -1, तो आयन माइनस अपन एच आयन इज 1/10। ये याद है कुछ? ओके, तो अब देखो भाई यहां पे तो -1 पे जाएंगे तो क्या ज्यादा प्रेजेंट है, एच आयन प्रेजेंट ज्यादा है कि आयन माइनस ज्यादा प्रेजेंट है? एच आयन, तो इट विल शो द कलर ऑफ एच आयन, समझे। एंड जब +1 में जाएंगे तो आयन माइनस ज्यादा रहेगा एच आयन, तो इट विल शो द कलर ऑफ आयन माइनस। हाँ मतलब एसिडिक, यहाँ पे बेसिक के तरफ पहुंच गया ना, ये वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड का इंडिकेटर है, ये समझे पक्का? किसी कोई दिक्कत? श्योर हो? ओके। अब लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर एसिडिक कलर, बेसिक कलर, बेसिक मीडियम में कलर, एंड पीएच रेंज, कौन से पीएच रेंज में वो कलर चेंज दिखाता है, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर इज फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन का एसिडिक मीडियम में कलर क्या रहता है? बातें बंद। एसिडिक मीडियम में कलर कलरलेस रहता है, क्या रहता है? कलरलेस। और जैसे जैसे बेस ऐड करते हैं क्या बनता है? पिंक बनता है, ठीक है। इसका पीएच रेंज रहता है 8.3 to 10, ठीक है। फिर बाद में सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज, ये यूज नहीं किया होगा शायद, किया है? ओके। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में कलर रहता है रेड, बेसिक मीडियम में कलर बन जाता है येलो, एंड इसकी पीएच रेंज रहती है 3.2 to 4.4। अगेन देखो एक्चुअल कलर चेंज की रेंज क्या है? +1 to -1, मतलब टोटल डेल्टा 2 का फर्क है। बट हमारे आंखें कलर परसीव जब करती है तो फटाक से वो चेंज होता है, ऐसे लगता है। मतलब ऐसे तुम लोगों को पिंक एकदम फेंट पिंक नहीं दिखेगा ना, वो थोड़ा सा तो इंटेंसिटी पे पहुंचेगा तब दिखेगा, समझ में आ रहा है? वो थोड़ी सी इंटेंसिटी की वजह से वो 2 से थोड़ा कम हो जाता है गैप, नहीं तो बाद में क्वेश्चन थोड़ी देर टाइम के बाद समझेगा तो पूछेगा कि +2 का गैप रहना चाहिए, रहता नहीं है। अपने आंखों को भी वो समझ में आना चाहिए ना बे। यहाँ पे कैसे हो रहा है, रेड टू येलो जा रहा है, तो रेड टू येलो का फर्क जो है वो हमने को जल्दी दिख जाता है, मतलब अपने को जल्दी लगता है। हाँ, ऑब्जर्वेबल में वो रेंज कम हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितनी होनी चाहिए? 2 का, बट ऑब्जर्वेबल में वो इतना ही रह जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाओ। अब ब्रोमोफिनॉल ब्लू, सॉरी ब्रोमोथाइमोल, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर, जो कि येलो से ब्लू होता है। 6.0 to 7.6 के इसमें ये फर्क दिखता है। एंड फिनॉल रेड, फिनॉल रेड पूछने के चांसेस कम है। फिनॉल रेड
जो कि किधर गया बे, येलो से रेड जाता है, जो 6.8 टू 8.0 के बीच में डिफरेंस दिखाता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। मिथाइल ऑरेंज नहीं, वो बीच में, हाँ अच्छा मतलब बीच वाले पार्ट में ना, हाँ तब ऑरेंज रहेगा, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे ना वो। हाँ दोनों कलर का मिक्सचर दिखेगा, न्यूट्रल नहीं, वो पीएच रेंज का बीच वाला पार्ट, न्यूट्रल में नहीं, क्योंकि पहली बात तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज ही 3.3 टू 4.4 है, वो एसिडिक मीडियम में काम करेगा, समझा? हाँ तो न्यूट्रल नहीं बोल सकते। क्या? दोनों का मिक्सचर काइंड ऑफ दिखता है, यस। हाँ ऐसे थोड़ा ऑरेंजिश, एक्चुअली वो उतना ऑरेंजिश दिखता नहीं है वो, क्योंकि क्यों नहीं दिखता उसका भी रीजन है, करते रहे, रुको ना यार, तुम लोग ऐसे आगे का पूछते ना मुझे ऐसे तकलीफ हो जाती है। हाँ पी ब्लॉक खत्म होते ही 11th का सिलेबस खत्म, ठीक है। हाँ वो ऑर्गेनिक तुम लोग देख लेना। फिर बाद में उसके बाद 12th स्टार्ट होगी, 12th में केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक्स सॉल्यूशन करेंगे एंड फिर बाद में उसके बाद ये कर लेंगे कोऑर्डिनेशन। हाँ थाइमॉल, हाँ कितने लेक्चर लगेंगे 3 11th का। नेक्स्ट वीक? तुझे क्या, तूने पढ़ाई तो की है साले, तुझे क्या डरने की जरूरत है? डरने वरने का नहीं है, ऐसे चिल मारने का, वही अड़ाई है। फैकल्टी का क्या? फैकल्टी का क्या मतलब? पूरे सब चैप्टर्स आएंगे। हाँ तो यस पूरे 11th ना, हाँ ना पूरे 11th के सिलेबस के ऊपर रखने चाहिए अभी एफएलटी। हाँ कब से कब है? ये अच्छा 1 मार्च ना, हाँ वो वाला, 1 महीने से भी कम। हाँ बस सही है। सर टी ब्लॉक छोटा कर दिया 3 लेक्चर्स हिया सीधा बैठो, बट सीधा बैठो ना, ऐसे मतलब हमेशा तुम्हारी मुंडी मुझे उल्टी सुल्टी दिखती है ऐसे। हाँ ये ब्लॉक फटाफट हमने पढ़ा होगा ना सब अलग अलग चीज़। हाँ सर इसलिए तो होमवर्क दिया है ना बाबू। हो गया, अब नेक्स्ट जो है बस हो गया। ब्रोमोथाइमॉल, अब ये समझो भाई, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, देखो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, उनकी पीएच रेंज, चलो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन बाद में इधर नीचे, पीएच रेंज एंड इंडिकेटर विच कैन बी यूज्ड, ठीक है। सबसे पहला टाइप ऑफ टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका पीएच रेंज रहता है 3 to 11, ध्यान दो भाई, ठीक है, जिसका पीएच रेंज क्या रहता है 3 to 11। हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच रेंज? ये था ना, ये जहां पे वो 0.2 ml में, जहाँ पे ना सबको ऐसे समोसा आया ऐसे लगा ना, अब जहाँ पे ये ऐसे 0.2 ml में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था, वो समझ में आ रहा है। इसमें ऑल ऑफ अ सडन चेंज दिखना चाहिए, तब मजा आता है। हाँ ओके, तो देखो भाई 3 to 11 के रेंज में कौन से टाइप के इंडिकेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? ओके ऑलमोस्ट सबके सब यूज हो पाएंगे, दिख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कुछ भी यूज करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, ठीक है। तो वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज
हाँ बाय द वे मिथाइल ऑरेंज को MEOH प्यार से ऐसे दिखा रहता है, MEOH, ठीक है। एंड फिनोफ्थैलिन को PHOH लिखा रहता है, HPH, सॉरी HPH, ठीक है वैसा। फिर बाद में ब्रोमोथाइमोल ब्लू, BTB लिखते हैं इसको, साला पेंटाल आ रहा है पूरा लिखने। एंड फिनाइल रेड PR, ठीक है। नेक्स्ट फिर बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इनका pH चेंज रहता है 9 to 3 के बीच में, ध्यान दो बे, इनका pH रेंज कहां पे रहता है 9 to 3 के बीच में, ठीक है। वहां पे शुभ इधर 9 to 3 के बीच में कौन सा इंडिकेटर यूज कर पाएंगे? फिनोफ्थैलिन यूज कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो 10 के बाद दूसरा कलर दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फिनोफ्थैलिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा यूज कर सकते हैं? बाकी सारे के सारे करेंगे तो चलेगा, चल जाएगा। चलो तो वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनाइल रेड, ठीक है, फिनॉल रेड, सॉरी। नेक्स्ट आए इन सब के स्ट्रक्चर, मतलब फिनॉल रेड एंड ऑल के स्ट्रक्चर है ना, तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाए जाएंगे, इवन फिनोफ्थैलिन का भी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी pH रेंज रहती है 5 to 11, 5 to 11, ओके। 5 to 11 के रेंज में कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं कर पाएंगे? मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी दोनों यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो HPH, BTB, PR, ठीक है। एंड वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, जिसमें हम लोगों को नो शार्प, हाँ जाओ उधर से मुझे स्कैनर भेजना व्हाट्सएप पे, मैं पे कर दूंगा, ठीक है। कौन से 1000 रुपए कट निकाल रहे क्या बेसाले बीच में? हाँ बैठना है क्या? लाने के लिए 2 जन चाहिए क्या? चल 30 नहीं, वो बंदे को भी ला सकते हैं ना। हाँ तो ठीक है, एक बक्से में 30, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। हाँ चलते हैं, कोई नहीं। अब देखो तो वीक एसिड वीक बेस में कुछ शार्प चेंज नहीं आता बे, मजा ही नहीं आती, ठीक है। तो क्या यूज कर सकते हैं? कुछ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नो इंडिकेटर, नहीं, ठीक है। pH रेंज इसकी एक्चुअली 5 to 7 के बीच में, किधर तो ऐसे कुछ अजीब सी है, मतलब बहुत छोटी रहती है, ठीक है वैसा। अरे वो लास्ट टाइम ये 2 किए थे ना टाइट्रेशन का क्वेश्चन, 0 ml, 10 ml, 50 ml, उसमें वो जो गैप आया था वो चेक करना, वो 3 पॉइंट से 11 तक कुछ तो है, वो ग्राफ बनाया था, वो गैप। हाँ वो ग्राफ का वो बड़ा वाला गैप था ना, ये वो pH रेंज है। वापस एक बार कलर चेंज का प्रिंसिपल समझो बे। रुको पहले पेमेंट कर देता है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है। ध्यान दो यहाँ पे सब जन, देखो बे, उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक लाने बोलना चाहिए। वापस भगाएंगे, इतना चलता है, इसको भी भेजेंगे तभी। अब नहीं अभी नहीं रे, रुक ना, बैठना, ये पहले खत्म तो करो। समझो भाई, रुको। अब pH रेंज समझो, जब हम लोगों ने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था, अब ये ग्राफ 3 से 11 के बीच में रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इस गैप में देखो ये 0.2 ml में मतलब चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एक एक ड्रॉप में चेंज होता है, तो इस गैप में ही तुम लोगों को pH रेंज रहनी चाहिए, कलर चेंज मिलना चाहिए। अगर तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज लेंगे कुछ 3.3 से या 3.2 से 4.4 के बीच में है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप ऐड करते ही ये 3 से डायरेक्ट 11 तक पहुंच जाते हैं ना भाई, तो ऑल ऑफ अ सडन वो एक ड्रॉप में कलर चेंज आना चाहिए, समझे।
अब उसी बदले ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये ऐसा है 3 to 9, समझे। अब फिनोफ्थैलिन जो है वो 8 से 10 के बीच में है, तो वो एक ड्रॉप में तुम लोगों को कलर चेंज दे पाएगा क्या? समझ में आ रहा है?